हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान ऑल स्टडी में। आप जानते ही हो कि परीक्षा की दृष्टि से हमारा चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह लेके आता है, और वो भी राजस्थान की आरबीसी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। तो निरंतर आप हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए हमेशा ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का सार संग्रह लेकर आएंगे, और वो भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न। और जो भी भाई अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर देख ले, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का सार संग्रह। और आप चैनल में नए हैं तो विजिट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आगे भेजिए। इसी सिलसिले में हम शुरू करते हैं आज कक्षा 6 और उसका अध्याय भी 6, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो उससे संबंधित हमारे बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप कैसा था, उसको कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार का स्थान किस लिए विशेष है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम अध्ययन कर लेते हैं और जान लेते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से कहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बन रहे हैं। तो भू संरचना के आधार पर राजस्थान को किन 4 भागों में बांटा गया। अब मुख्यतः पहला प्रश्न यही है कि राजस्थान को भौतिक विभागों में 4 प्रकार से बांटा गया है। तो 4 तो भाग है ही, और उनको किन मुख्य भागों में बांटा गया है। तो वो एक तो है थार का मरुस्थल हो गया, अर्थात जहाँ पर पानी की कम उपलब्धि है। थार हो गया रेतीली मिट्टियाँ जहाँ पर ज़्यादा है। दूसरा है जो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जो जिसको कह दिया अरावली पर्वत श्रृंखला। तीसरा जो पूर्व का जो समतल जो मैदान है वो हो गया पूर्वी मैदान। और दक्षिण में जो पूर्वी वो जो पठार है वो। इस प्रकार हमारे जो मुख्यतः 4 प्रकार है, वो 4 प्रकार कौन से हैं? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। तो अब हम इन पर विशेष चर्चा करते हैं। थार का मरुस्थल जिनका संक्षिप्त परिचय, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि भाई किस प्रकार थार के मरुस्थल। एक तो ये थार का मरुस्थल है वो 12 जिलों में इसका विस्तार है। तो थार का मरुस्थल है जिनका मुख्यतः पूछ ले कितने जिलों में, 12। एक बात मैं आपसे फिर से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जिले कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, कभी 50 कभी 41 और पूर्व में 33, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अभी तक उनके क्षेत्रफल का जो किसी भी परीक्षा में मतलब सम्मिलित नहीं किया गया है। तो जो पूर्व में जितने थे उन्हीं को मान कर लेकर चलेंगे। तो थार का मरुस्थल है वो भी कितने जिलों में है? तो वो भी 12 जिलों में इनका विस्तार है। ये मुख्यतः आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 61% भाग पर फैला हुआ है। तो 100 में से 61% भाग है वो थार का मरुस्थल है। बाकी जो 39% है उस पर अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठार आदि सम्मिलित है। तो अब इस 61% पर जो जनसंख्या के निवास करती है वो कितनी? 40%। तो थार के मरुस्थल में जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। और थार के मरुस्थल कितने भाग पर फैला हुआ है? 60%। और थार का मरुस्थल कितने जिलों में इसका विस्तार है? 12। तो कितने प्रश्न बन गए? 3। अभी ये पूछ लिए कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल ये थार का मरुस्थल है वो। और थार का मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी ये मरुस्थल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य इसकी महत्वपूर्ण बातें ये भी है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के पूछ ले, पशु घनत्व का पूछ ले, वर्षा भी पूछ ले, और खनिज विविधता यानी तरह तरह के खनिज है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? थार के मरुस्थल में। वनस्पति के रूप में, कृषि के रूप में, सिंचाई के साधन के वाला मरुस्थल, ये 12 जिलों में विस्तार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना
होगा भी जो सिंचाई के साधन है वो सबसे ज़्यादा थार के मरुस्थल में ही है, क्योंकि नलकूपों से सिंचाई, कुओं से सिंचाई, बावड़ियों से सिंचाई तो आदि कई प्रकार से कृषि भी तरह तरह की मतलब यहाँ पर की जाती है। तो विविधता, खनिजों के भी कई प्रकार जो विविध रूप है वो भी आपको यहाँ थार के मरुस्थल में मिल जाएंगे। पशु भी भेड़, बकरियां, भैंस, गायें, हर प्रकार के ऊंट, यानी पशु घनत्व वाला भी ये कौन सा है, थार का है। और सर्वाधिक जन यानी आबादी वाला भी क्षेत्र ही है। तो कितने अच्छे प्रश्न यहाँ पर है, एक बार आप जरूर इन पर नोट्स करना। थार का मरुस्थल संक्षिप्त परिचय। आगे हम जानते हैं क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारतीय महान मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि महान मरुस्थल है वो किसे कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग। अब देखो, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, उसको क्या कहा गया है, उसको मतलब कहा गया है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय महान मरुस्थल। इस प्रकार आपको इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का ध्यान में रखना है। आगे हम जानेंगे अरावली पर्वत माला का संक्षिप्त परिचय। ये दूसरा है ही, दूसरे आधार पर अरावली क्षेत्र में बांटा गया। तो मुख्यतः इसका अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम अर्थात दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा, इस चीज को आप मान के याद करके चलना कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा जो अरावली का विस्तार है राजस्थान में, ये बहुत ही अच्छा है। आगे 9% यानी 9% भाग पर विस्तार है। तो हमने थार का मरुस्थल जाना था वो 61% था, और 9% है वो क्या है, अरावली। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार कितना है, 9% भाग पर। नोट, राजस्थान में लंबाई कितनी है, लंबाई यहाँ बात करिए तो 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखला है वो 550 किमी है, संपूर्ण लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। राजस्थान में पूछ ले तो 550 और संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 692, तो 692 और 550 ध्यान में रखना है। राजस्थान का सबसे उच्च भाग कौन सा है, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतमाला, ये इसमें दिया गया है कि राजस्थान की जीवन रेखा अरावली, क्योंकि वो वर्षा को संभागों में बांटती है ना, इसलिए। तो नोट, इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि बाद में जो जल की आपूर्ति है वो इसी नहर के द्वारा की गई, जो सिंचाई के लिए भी काम किए, पीने योग्य की भी काम किए, इसलिए परीक्षा में इसको सही माना जाता है इंदिरा गांधी नहर। और राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतमाला, नोट इसका सही उत्तर क्या होता है, इंदिरा गांधी नहर, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अरावली पर्वतमाला दिया गया है। आगे, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। ये आपको ध्यानपूर्वक दीजिए। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में, गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई 1722 माउंट आबू सिरोही में है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब हम जानते हैं तीसरे के जो भाग है जिसमें भौतिक स्वरूप बांटा गया है वो कौन सा है आपका, पूर्वी मैदानी भाग। इसका निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा है। तो आप बताइए कि पूर्वी मैदान है ना, जो मतलब अनेक मिट्टियों के बहाव से बना है। नदियां हैं वो आकर रुकती है, तो उसके बहाव से जो मिट्टी लाई जाती है, तो वो जो समतल जगह जो मैदान के रूप में, तो उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा उसकी और उनसे जो मिलने वाली जो उसकी सहायक नदी है ना, उन सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि प्रश्न में पूछ ले, पूर्वी मैदानी का भाग है
उसका निर्माण कैसे हुआ? चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों से। अब बात करते हैं विस्तार की। तो 61% था आपका थार का, और 9% था आपका अरावली का, 70। और यहाँ पर बात करते हैं 23 यानी 23, तो कितने हो गए ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो 83 हो गए। विस्तार राज्य के 23% भाग पर पूर्वी मैदान का है। तो राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र, सर्वाधिक जनघनत्व इस प्रकार हो गया कि थार के मरुस्थल की बात करेंगे तो वहां पर भी सर्वाधिक जनघनत्व था। तो उस पर जनघनत्व इसलिए था कि जो 40% जनसंख्या निवास करती थी, और यहाँ पर और वो 61% पर था थार का मरुस्थल। और यहाँ पर ये कितना विस्तार है? यहाँ पर विस्तार है इनका 23, और जनसंख्या कितनी रहती है? 40%। इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए ज़्यादा सर्वाधिक जनघनत्व वाला ये माना जाता है। प्रश्न वही से हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को विजिट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा जो भी आपके लिए जो किया गया है उस मेहनत को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे और भी आपके लिए अच्छी क्लास लेकर आएँ। तो कक्षा 6 का ही है, और हम जो पढ़ रहे हैं अरावली के बाद में पूर्वी मैदानी से ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है कि चंबल नदी के पास कौन सा क्षेत्र है जो कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र है, उससे चंबल के बीहड़, उसे क्या कहते हैं? कोटा से धौलपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो चंबल नदी के आसपास है। तो एक तो उसे ये कहते हैं कि चंबल के बीहड़, या फिर उसे कहेंगे डांग, या फिर उसे कहेंगे उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, कितने अच्छे प्रश्न हैं। डांग क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्खात भूमि किसे कहते हैं? चंबल के भीड़ किसे कहते हैं? और ये क्षेत्र किन से संबंधित है? ये क्षेत्र कोटा से धौलपुर जो है ना उसके आसपास का है, और चंबल नदी के आसपास कहाँ से? कोटा से धौलपुर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोटा से धौलपुर तक का जो क्षेत्र है उसी को ही चंबल के बीहड़ कहते हैं, उसी को ही डांग कहते हैं, उसी को ही उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको जरूर देख लीजिए, कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करते हैं माही का मैदान। माही का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। तो मैं आपसे को यही बताना चाहता हूँ कि माही का मैदान है वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिलों में, और माही और सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। अब बात करते हैं छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, ये भी कहाँ पर है? तो माही का मैदान भी बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में, और छप्पन का मैदान भी बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। तो हम इसको याद करने के लिए एक ट्रिक का सहारा लेते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। ट्रिक है 6, अर्थात 6 माही बीपी, अर्थात बीपी है वो कितनी हो गई? 6 माही हो गई। जो बीपी है वो कितनी है? 6 माही। इस प्रकार हम इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो 6 का मतलब हो गया छप्पन का मैदान, और माही का मतलब हो गया माही का मैदान, बी से बांसवाड़ा, पी से प्रतापगढ़। ये तो ट्रिक हमने बना ली याद रखने के लिए। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि माही का मैदान भी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, छप्पन का मैदान भी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। इस प्रकार हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अब जो अंतिम भाग है, यानी भौतिक जो है स्वरूप है राजस्थान का, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है अंतिम आपका दक्षिणी पूर्वी पठार।
ये कितने प्रतिशत है? 7। तो 7% भाग पर इसका विस्तार है। मिट्टी कौन सी है? लावा निर्मित मध्यम काली। अब जो ये पठारी भाग है तो इसकी मिट्टी तो लावा निर्मित अर्थात लावे से निकली मध्यम काली काली मिट्टी होगी। और अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पठार है दक्षिण में वो कौन कौन सी, अब ये दक्षिण का क्षेत्र है तो वहाँ पर दक्षिण में ही होंगे ये पठार। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रमुख पठार व स्थान। उड़िया का पठार राजस्थान में सबसे ऊंचा पठार। उड़िया अर्थात उड़ने वाला, जो सबसे सिरोही अवरोही यानी पर्वतमाला जो ऊंची चोटियों का हम आरोही अवरोही जो करते हैं, मतलब उड़िया का पठार सिरोही में है। बोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद में है। बोराट उदयपुर कई बार परीक्षा में, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। बोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद में। मेसा का पठार तो चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। तो उपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले का पूर्वी भाग। ऊपरमाल के पठार के बारे में जानते हैं। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले का पूर्वी भाग। चित्तौड़गढ़ का भी और भीलवाड़ा जिले का जो पूर्वी भाग है ना, उसको कहते हैं ऊपरमाल का पठार। अब हम जानते हैं लसाड़िया का पठार उदयपुर व प्रतापगढ़ में। लसाड़िया का पठार उदयपुर व प्रतापगढ़ में। राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। तो ये भी पूछ ले कि राजस्थान के राज्य में पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। जलवायु औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर है। ये आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतु पाई जाती है। तो राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतु पाई जाती है? 3। पहली है ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक रहती है। उसके बाद में वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक रहती है। शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी रहती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन रहा है कि भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? जो अब सर्दियों में बरसात होती है जनवरी फरवरी में, उस शीत ऋतुकालीन में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। तो ये मावठ है जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये कब और कहाँ से? ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। अब बताइए कि ये मावठ है जो पश्चिमी विक्षोभ है जो शीतकालीन में होने वाली वर्षा, उससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि गेहूं की फसल के लिए इसका बहुत ही अधिक फायदा है। बीहड़ से जानते हैं, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। अब बीहड़ किसे कहते हैं? जो नदी जल के, जो नदियां अपने बहाव के साथ आती है तो उनसे जो आसपास के जो उबड़ खाबड़ जो भूमि है या भूमि हो जाती है, उस भूमि को ही क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। वर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। जो मानचित्र पर काल्पनिक रेखाएं बनी जाती है, जो मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को उनको जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को समवर्षा रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार हमने कक्षा 6 के अध्याय 6 का ये महत्वपूर्ण और इस पाठ में से बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इसका दोहरान 1 से 2 बार कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आपके लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो मुझे आशा है कि आप हमारे द्वारा जो भी ये वीडियो क्लास है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल में नए विजिट करें तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। हम फिर से हाजिर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो क्लास लेकर, जो रोचक, ज्ञानवर्धक और जीके से भरपूर। तो इंतज़ार करते रहिए, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।